दोस्तों, दुनिया की नजर इंडिया पे है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े फंड्स यहाँ पैसा लगा रहे हैं। अगले 10 से 15 साल इंडिया एक स्टोरी है। इंडिया में वेल्थ क्रिएशन हो रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इंडिया में मिडिल क्लास की तरक्की हो रही है, इंडिया हैज द यंगेस्ट पॉपुलेशन। लेकिन फिर भी लाखों लोग इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हैं? होता क्या था दोस्तों के पहले ना 1990 से पहले, 80 से पहले यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ब्रेन ड्रेन होता था, बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल नहीं थे यहाँ पर बड़े, तो वो चले जाते थे यहाँ से। फिर ये हुआ कि समय बदला, यहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ होनी शुरू हुई, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हुई, तो यहाँ वेल्थ क्रिएशन होने लगी, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। तो एक बार को ब्रेन ड्रेन रुक गया, लोग बाहर जाने रुक गए। कई बिजनेसमैन भी जाते थे, अपॉर्चुनिटी थी, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, अमेरिका, यूरोप, बहुत सारे मुल्कों में इंडियंस चले गए। अब यहाँ पर जब वेल्थ क्रिएशन शुरू हो गई तो इधर कुछ सालों से ट्रेंड बना है कि जो भी मिलेनियर, मल्टी मिलेनियर, जिसकी भी 10 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ हो गई, वो देश छोड़ने की क्यों सोच रहा है? तकरीबन 5400 लोगों ने पिछले साल देश छोड़ा, 4000 के आसपास अभी तक छोड़ चुके 2024 में। तो आइए इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि पैसा जहां आदमी कमाया, जिस धरती पे पैसा कमाया, अपने देश को छोड़ के विदेश क्यों जा रहे हैं रोज, उसकी वजह क्या है और उसको रोकना कैसे? तो पहला वजह है टैक्स। अपने यहाँ भैया सब मिला जुला के ना 25-30% तो इनकम टैक्स है, उसके बाद हर चीज पे जीएसटी है, जगह जगह टोल है, तो मिला जुला के एक अच्छा खासा टैक्स आप भरते हैं। 40-50% आपकी इनकम टैक्सेस में चली जाती है। ये तो फैक्ट है भैया। वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखती है कि भाई यूएई में तो सिर्फ 5% टैक्स है, सिंगापुर में भी कम ही टैक्स है। तो वहाँ जाके जब आपकी इनकम करोड़ों में है, आपको पता है कि आप 10 करोड़ साल का कमा रहे हो या 4 करोड़ टैक्स दे रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो आपका 4 करोड़ टैक्स तो बचा ही बचा। दूसरा, एक बेटर लाइफस्टाइल है, उस पर भी आऊँगा मैं अभी, क्योंकि लाइफस्टाइल तो यहाँ से बेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल तो वहाँ है ही है। तो पहला एक वजह है टैक्स। दूसरा है दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किन कंट्रीज में अच्छा है, तो भारत का नाम बहुत नीचे आता है। तो कुछ भी करके बहुत कोशिश की सरकार ने, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और उस सब को मिला के भाई यहाँ धंधा करना आसान नहीं है। ये आप भी जानते होंगे अगर एसएमई, और हम भी जानते हैं कि अगर कहीं कोई मुश्किल आ गई या किसी तरह की कोई कहानी फंस गई किधर, तो आप ऐसे उलझ जाएंगे कि धंधा छोड़ के इसको ही निपटाने में लग जाएंगे। तो थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे लिए रोड़े ज़्यादा हैं, हमारे लिए रुकावटें ज़्यादा हैं यहाँ से, इसलिए धंधा करने में थोड़ा बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अब उसकी बात करें तो मेरा एक दोस्त अमेरिका शिफ्ट हुआ, छोटा सा काम था, उसने वहाँ रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया। अब देखिए, लोन मिलना आसान है, वहाँ 2-3% का ब्याज है। तो वो क्या करते हैं कि कोई भी 300 फ्लैट ले लिए, अपार्टमेंट ले लिए, अब उसकी कीमत मान लो 200 करोड़ रुपए है, मैं रुपए में बात कर रहा हूँ, डॉलर में होगी, तो उनको सिर्फ 5 से 20 करोड़ डालना है, बाकी बैंक फाइनेंस कर देगा। अब यहाँ आप अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। रेजिडेंशियल के लिए तो आज होम लोन मिल ही जाते हैं, लेकिन कमर्शियल के लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। अब सिलिकॉन वैली में जो स्टार्टअप्स को इकोसिस्टम बना हुआ है, वहाँ तो सुबह से शाम तक स्टार्टअप की बात होती है। यहाँ तक कि वहाँ के लैंडलॉर्ड कहते हैं भैया किराया मत देना, कंपनी के शेयर दे देना। तो ये जो इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट स्टार्टअप के लिए, नए बिजनेस शुरू करने के लिए, मीडियम बिजनेस एसएमई को चलाने के लिए, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रियल एस्टेट हो गया, बिजनेसेस हो गए, वो थोड़ी सी आसान है। इधर अपने यहाँ मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब एक पॉइंट आता है करेंसी स्टेबिलिटी। आप देखेंगे कि रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही। हमारे देखते देखते हमने 15 रुपए से ट्रैवल शुरू किया था भाई विदेश, और वहाँ से चलते चलते आज डॉलर 82-83 का हो गया, और कब 100 का हो जाएगा मालूम नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है कि आप अगर यूरो में, डॉलर में कमा रहे हैं, तो वहाँ उसके अगेंस्ट आपके देश में कन्वर्जन में बहुत पैसा मिलता है। और दूसरा, वो स्टेबल करेंसीज़ हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बुरी तरह ऐसे डेप्रिशिएट होती जा रही। यहाँ पर आज आपके रुपए की वैल्यू रोज़ घट रही है। जो सामान 100 रुपये में आता था, आज वो नहीं है उसकी कोई वैल्यू। 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, 10 रुपये का तो नोट ही नहीं देखने को मिलता है। जबकि मुझे याद है बचपन में 25 पैसे की कोका कोला आती थी। अगर हमको 10 रुपये महीना
पॉकेट मनी मिलती थी तो चल जाती थी 10 रुपये। 1800 रुपये तनख्वाह में घर चल जाता था। आज 1800 में भाई घर क्या, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ नहीं चलता उस पर। तो ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है और हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है, ये एक आदमी जब एक लेवल पे पहुंचता है ना, करोड़पति अरबपति हो जाता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं अपनी वेल्थ वहाँ पे बनाऊँ जहाँ की करेंसी स्टेबल हो, और वो करेंसी स्टेबल यूरोप और यूएसए में ज़्यादा अच्छी। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो वो एक फैक्टर सामने आता है कि जहाँ पर कहीं ना कहीं अनरेस्ट, रिलीजियस झगड़े, फसाद अब तो थोड़े कम हो गए, लेकिन मेरे को याद है कि अक्सर हमारे टाइम में तो कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा ही होता था कि यहाँ भड़क गए, वहाँ भड़क गए जी। और 1984 के दंगे हुए। तो ये सब दंगे फसाद ना लोगों को जब एक लेवल के बाद अच्छा पैसा बना लेते हैं तो उनको लगता है यार लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और कोई ना कोई खतरा आ सकता है अपनी ज़िंदगी को। अब आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर तो मैं कहूँगा कि कहीं हमारे यहाँ कमी रहे। आज हम गुड़गांव में रहते हैं दोस्त, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन दिन में 10 बार लाइट अभी भी जाती। बारिश पड़ती है तो वो हाल हो जाता है कि जगह जगह पानी भर जाता है। तीसरी चीज़, अगर खुदा न खास्ता कोई केस फंस जाए, मैंने पहली प्रॉपर्टी ली थी 1986 में, सोच के बड़ी अरमानों के साथ कि अपना घर बनाएंगे, पहली कमाई ली, उसे एक प्रॉपर्टी खरीदी। आज 2024 हो गया, इतनी मोटी फाइल हो गई है, उस पर लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन्स, अर्जेंट केस, प्रायोरिटी केस, लेकिन वही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो केस का फैसला नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं किधर आपके पैसे फंस गए, पेमेंट फंस गई या प्रॉपर्टी फंस गई, या कहीं आपको जस्टिस चाहिए। तो भाई इतनी ओवरलोडेड है हमारा जस्टिस सिस्टम कि जल्दी से जस्टिस नहीं मिलती, और ये बड़ी दुखदाई बात है। अब उसके आगे चलें तो हवा में पॉल्यूशन, दिल्ली में तो वो हालत होती है कि जहरीला एनवायरनमेंट हो जाता है। अब सर्दियां आने वाली हैं, रोज़ वार्निंग आएगी कि ये जो है ये बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए पॉल्यूशन बहुत ख़तरनाक है। कभी डीजल गाड़ियां बंद होती, कभी ऑड इवन चलता है, और यहाँ तक कि गूगल पे मैंने पढ़ा कि अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हमारी उम्र 14 साल घट रही है। अब आप बताइए कि कौन चाहेगा जल्दी मरना पैसा बनाने के बाद। अब आते हैं क्वालिटी ऑफ फूड। अच्छा, हमारा हवा तो ख़राब है, खाने में देखेंगे तो अक्सर खाम का पेट खराब क्यों होता है यार? क्योंकि कई चीज़ों में पेस्टिसाइड है, कोई कंट्रोल नहीं है, कायदे कानून को कोई मानता नहीं है, मसालों में हर चीज़ में मिलावट है, रोज़ की खबरें आती, नकली दूध, नकली मक्खन, नकली पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, सेब लाल रंग वैक्स लगा के चमकाए जा रहे हैं, सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं कि अच्छी लगें। तो ये सब चीज़ों के चलते ना मन बड़ा दुखी होता है यार कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी पा रहे इतना टैक्स दे के भी। एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया नहीं है, हेल्थ केयर बहुत बढ़िया नहीं। कोविड में क्या हालत हुई, लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिले। पर कैपिटा अगर पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो डॉक्टर और हॉस्पिटल आज भी कम है इतनी तरक्की के बाद। तो ये चीज़ें एक अमीर आदमी को, एक रिसोर्सफुल आदमी को सोचने पे मजबूर करती कि यार यहाँ रहूँ या बच्चों को बाहर एजुकेशन दूँ, एक क्लीन एनवायरनमेंट दूँ, एक क्लीन पानी दूँ, अच्छा खाना दूँ, अच्छा हेल्थ केयर दूँ, जहाँ पे अच्छा सेफ्टी हो, सिस्टम हो। आज रेप्स का देखिए क्या हाल हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हज़ारों रेप हो रहे हैं, उनका कोई फैसला नहीं होता, कोई सज़ा नहीं मिलती। अभी कोलकाता में कितना कुछ हुआ। तो ये चीज़ों को देख के ना कि सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं, साफ़ हवा नहीं, साफ़ खाना नहीं, साफ़ पानी नहीं, तो भैया क्यों रहेगा कोई? तो ये चलते देख के बहुत से लोग पैसा कमाने के बाद देश से निकलते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है, कि एक अच्छी गवर्नेंस दे। टैक्स इतना कुछ ले रहे हैं तो उस टैक्स के हिसाब से एक अच्छा लोगों को सेफ, सिक्योर और अच्छा माहौल दें, ताकि देश से लोग बाहर नहीं जाएं, उल्टा बाहर जो गए हैं वो वापस आएँ। तो दोस्तों, जो लोग बाहर जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही जाना पड़े आपको। ठीक है, टैक्स थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी का आप बहुत जगह क्लीन एनवायरनमेंट है देश में, बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नेंस अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ केयर अच्छी है, पॉल्यूशन नहीं है, पानी साफ़ है। बहुत सी ऐसी जगहों पे है जहाँ पे आप अगर पैसे कमा लिए हैं, अफोर्ड कर सकते हैं।
तो एक अच्छी लाइफ यहाँ भी जी सकते हैं। बाकी दोस्तों, देश तो अपना है। आज धीरे धीरे करके जहाँ से हम चले हैं, हम लोग तो 66 साल के हो गए, हमने तो बहुत वो ज़माना देखा हुआ है जहाँ पे ना टेलीफोन थे, ना गाड़ियाँ थी, बहुत कुछ नहीं था। वहाँ से हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं, टाइम लगता है। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि अगले 10 से 15 साल में हमारा भारत एक विकसित देश होगा, एक डेवलप कंट्री होगा, और जो लोग बाहर गए हैं वो वापस आएंगे और जो लोग यहीं हैं यहीं रहेंगे। थैंक यू।